हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। बच्चों, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आई होप आप सबने लास्ट वीडियो देख लिया होगा जिसमें मैंने बात करी थी पार्ट्स ऑफ आईयूपीएसी नेम की। हमने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर शुरू कर लिया है और उसमें मैंने इंट्रोडक्टरी एक लेक्चर वीडियो बनाया था जिसमें क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं आईयूपीएसी नेम के, एसेंशियल पार्ट्स कौन से हैं, मैक्सिमम कितने पार्ट्स हो सकते हैं, वो सब मैंने डिस्कस किया था। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो वो देखना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर उसके आगे की बात होगी। तो अब हमें क्या करना है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ना है कैटेगरी वाइज, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, फिर आगे फर्दर जाते हुए कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ये 4 ब्रॉड कैटेगरीज हमें आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में पढ़नी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स की, राइट। अब हम पढ़ चुके हैं कि एल्केन्स क्या है। दीज आर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। इफ यू रिमेंबर द क्लासिफिकेशन वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो 2 कैटेगरीज में ब्रॉडली डिवाइड होते हैं, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। तो ये किसको बिलोंग करते हैं? दे आर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, राइट। नाउ बिकॉज दे आर ओपन चेन, इनमें कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर तो नहीं होने वाला है और इसीलिए आउट ऑफ दोस 5 पार्ट्स ऑफ आईयूपीएसी नेम, प्राइमरी प्रीफिक्स जो साइक्लिक स्ट्रक्चर को डिनोट करता है वो हमें यहाँ पर यूज नहीं करना पड़ेगा। हमारे पास आईयूपीएसी में क्या चलता है, प्राइमरी प्रीफिक्स आता है। अगर मैं सीक्वेंस वाइज लिखूं तो सबसे पहले आपको लिखना होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर आपको लिखना होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर आता है वर्ड रूट, फिर आता है प्राइमरी सफिक्स और फिर आता है सेकेंडरी सफिक्स। ये सीक्वेंस हम इन 5 पार्ट्स की फॉलो करते हैं। तो बिकॉज दे आर ओपन चेन कंपाउंड, साइक्लिक वाला जो प्राइमरी प्रीफिक्स है वो इसमें यूज नहीं होगा। तो ये वाला पार्ट इनके आईयूपीएसी नेम में इंक्लूडेड नहीं होगा। दूसरी चीज, क्योंकि ये सिंपल हाइड्रोकार्बन्स हैं, इसलिए हाइड्रोकार्बन्स मतलब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए हैं, देयर इज नो अदर एटम। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के भी होने का कोई मतलब नहीं है, तो सेकेंडरी सफिक्स भी यहाँ पर नहीं आएगा। तो जब हम एल्केन्स के आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं तो उसमें 3 पार्ट्स आते हैं। एक आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स जो कि सब्स्टिट्यूएंट्स या ब्रांचेस पर बेस्ड है, वर्ड रूट जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेन में सिलेक्ट हुए हैं उन पर बेस्ड रहेगा, और प्राइमरी सफिक्स जो कि सैचुरेशन या अनसैचुरेशन को शो करता है। तो क्योंकि हम एल्केन्स की बात कर रहे हैं, पूरी इसमें कैटेगरी में जो प्राइमरी सफिक्स चलेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एन। इसके अलावा और कोई यहाँ पर सफिक्स यूज नहीं होगा। तो 3 पार्ट्स यूज करने, और इन 3 पार्ट्स में से एक तो फिक्स्ड है कि जो सफिक्स आपको लगाना है एंड, जब भी आप नाम को लिखोगे तो वो एंड किस पर होगा, वो एन पर ही एंड होगा। अब वर्ड रूट वेरिएबल है क्योंकि कार्बन एटम्स कम या ज्यादा हो सकते हैं, और सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी सब्स्टिट्यूएंट्स भी वेरिएबल हैं क्योंकि हो सकता है एल्केन अनब्रांच्ड हो तो उस केस में प्रीफिक्स आएगा ही नहीं, हो सकता है वो ब्रांच हो तो ब्रांचिंग में भी कौन सी टाइप की ब्रांच है उस हिसाब से सेकेंडरी प्रीफिक्स लग जाएगा। ये सारे केसेस अभी अपन वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप यहां तक ये क्लियर हो गया कि ये 3 ही पार्ट्स आने वाले हैं, 1, 2 एंड 3, और उसमें से सफिक्स क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया कि एन ही आएगा, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहली कैटेगरी की बात करते हैं। सपोज आपके पास क्या है, अनब्रांच्ड एल्केन। पहली कैटेगरी क्या आ जाएगी, एल्केन में ही हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो एल्केन है दैट इज अनब्रांच्ड एल्केन, वो स्ट्रेट चेन एल्केन है। अनब्रांच्ड मतलब कोई भी साइड चेन, कोई भी ब्रांच, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो इस केस में ये वाला प्रीफिक्स भी कैंसल आउट हो जाता है और ये नहीं आएगा। दीज आर द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्केन्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ नाम किसका बना होगा, वर्ड रूट का, और पीछे क्या लगा दोगे, पीछे सफिक्स लगा दोगे एन। अब वर्ड रूट किस पर डिपेंड करेगा, वर्ड रूट डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द एल्केन। एल्केन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो टोटल काउंट करो। वर्ड रूट में पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूं कि किसके लिए कौन सा वर्ड रूट यूज होना है, वो वर्ड रूट लगाओ, उसके बाद क्या लिख दो, एन लिख दो। तो अपन 2-3 एग्जाम्पल कर लेते हैं, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट वन। सपोज आपके पास आपने बना रखा है CH4। मैम ये एल्केन है, एल्कीन एल्काइन है, कैसे पता चलेगा? तो वीडियो देखना जरूरी है, जो पहले की मैं बता चुकी हूँ। एल्केन एल्कीन एल्काइन का जनरल फॉर्मूला फिक्स्ड है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है कि पता नहीं एल्केन है या एल्कीन है, मतलब जब सारे क्वेश्चंस आप जब एक साथ प्रैक्टिस करोगे तो जनरल फॉर्मूले से आप चेक कर लेना कि वो एल्केन है, ठीक है। एल्केन है, इसमें एक ही कार्बन है, ये रहा, जो कि चेन में आ जाएगा।
कोई ब्रांच इसमें है नहीं, दिस इज कंप्लीटली अनब्रांच्ड। एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या यूज होता है बच्चों? मेथ। अब मेथ का जो एम लिखोगे वो कैपिटल लिखोगे, ठीक है, स्मॉल नहीं लिखना। और इसके बाद आपको क्या लगाना है? इसके बाद आपको लगाना है एन। इन दोनों वर्ड्स को ज्वाइन करना है, कोई भी स्पेस बीच में नहीं रखनी। तो इसका यूपीएससी नेम क्या हो जाएगा? मीथेन। कंटिन्यूटी में आएगा एज वन वर्ड, ठीक है। आईयूपीएसी नेम हमेशा वन वर्ड के फॉर्म में लिखा जाता है, उसमें बीच में गैप सिर्फ और सिर्फ या तो कॉमा के फॉर्म में आता है या फिर डैश के फॉर्म में आता है, और कोई वेकेंट स्पेस इस तरीके से हम नहीं बताते, एक्सेप्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप जिसमें हम स्पेस देते हैं। तो जैसे जैसे जो जो केस आता जाएगा मैं आपको बताती चली जाऊंगी। यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या? अनब्रांच्ड एल्केन, जो सबसे सिंपल टाइप का नॉमेनक्लेचर है। दो ही उसमें पार्ट्स आने वाले हैं, वर्ड रूट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और पीछे आपको क्या लगा देना है? एन लगा देना है। थोड़े से और एग्जांपल्स कर लेते हैं इसके। फॉर एग्जाम्पल आपको लिख दिया CH3, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको C2H6 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या आ गए? दो कार्बन एटम्स आ गए, तो दोनों ही हम क्या करेंगे? चेन में ले लेंगे। इसको एक्सपैंड करके आप ऐसे भी स्ट्रक्चर हो सकता है देखने को आपको मिल जाए। एक ही चीज है, ऑल ऑफ देम आर सेम। तो अगर इसमें हमें चेन सिलेक्ट करनी पड़ जाएगी तो चेन कैसे सिलेक्ट हो जाएगी? ये दोनों कार्बन चेन में आ गए, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, भाई हाइड्रोजन को तो आप सब्स्टिट्यूएंट मानते नहीं है, तो कोई भी और चीज इसमें है ही नहीं, कोई सब्स्टिट्यूएंट मतलब छूटा ही नहीं है, साइड ब्रांच नहीं है। तो दो कार्बन के लिए आपको क्या लगाना है? एथ, पीछे क्या लगा देना है? एन, तो ये हो जाएगा ईथेन, राइट। सपोज आपके पास इस तरीके से आ गया, तीन कार्बन आ गए, ठीक है, आप तीनों को चेन में ले सकते हो, तीनों चेन में आ जाएंगे, कोई भी ब्रांच नहीं रहेगी। तीन के लिए आपको लगाना है प्रॉप, तो ये आ जाएगा प्रोपेन। बहुत सिंपल है, राइट। थोड़ा सा जंप लेते हैं, थोड़ा बड़े की बात करते हैं। तो सपोज ऐसे बोल दिया CH3, CH2, और इस तरीके से लिखा है हो लेट्स से 6, और फिर लिख दिया CH3। तो अब इसको कैसे देखोगे कि भाई एक कार्बन ये रहा 1, एक कार्बन ये रहा 2, और CH2 जो ग्रुप है वो 6 बार है, तो CH2 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 से 6 बार लिखने की जगह हमने उसे कंडेंस करके इस तरीके से लिख दिया। तो 6 कार्बन तो यहाँ आ गए CH2 के फॉर्म में, 7 और 8, टोटल कितने कार्बन हो गए? 8, और सारे एक ही लाइन में लगे हुए हैं, तो पूरा स्ट्रेट चेन हो गया, अनब्रांच्ड हो गया। तो 8 के लिए आप क्या लगाओगे? ऑक्ट, पीछे लगा दोगे एन, ये हो गया ऑक्टेन। वेरी सिंपल। अब तुम इसमें कहीं भी तक आगे बढ़ सकते हो। सपोज मैंने लिख दिया CH3, CH2, लेट्स से होल 10 CH3। अब इसमें 10 तो यहाँ पर आ गए CH2 के फॉर्म में कार्बन, 11 12 कार्बन हो गए। 12 के लिए क्या लिखोगे? डोडेक, तो डोडेकेन। मैंने आपको 12 तक वर्ड रूट बता रखे हैं। और सडनली हमने जंप ले लिया, ऐसे कर दिया CH3, क्योंकि ये आप 100 तक जा सकते हो। ये लो, अपन भी मार देते क्या? सेंचुरी। तो 98, 99, 100 क्या आ जाएगा? सेंटेन। सेंटेन लिख सकते हैं, हेक्टेन लिख सकते हैं, इस तरीके से। तो बहुत सिंपल है। अगर स्ट्रेट चेन एल्केन है, अनब्रांच्ड एल्केन है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करो, कितने कार्बन है उस हिसाब से वर्ड रूट सिलेक्ट करो, और पीछे तो क्या लगाना है? एन लगाना ही है। सो दिस कैटेगरी इज वेरी 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 सिंपल। आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट आपको कभी आएगा। चलो थोड़ा लेवल को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी की, दैट इज ब्रांच चेन एल्केन। ये इंपॉर्टेंट है और ये सबसे बेसिक है। जो बेसिक रूल्स आएंगे आईयूपीएससी के वो इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। फिर जब अपन एल्कीन पढ़ेंगे तो इन्हीं रूल्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, एल्काइंस पढ़ेंगे तो इन्हीं रूल्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तो इन्हीं रूल्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। तो बेसिक जो आईयूपीएससी के बेसिक रूल्स होंगे ना वो यहीं पर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, तो इसको ध्यान से समझना। तो सेकेंड कैटेगरी कौन सी आ गई? ब्रांच्ड चेन एल्केन्स की कैटेगरी आ गई, ब्रांच्ड चेन एल्केन्स। ठीक है बच्चों। अब ब्रांच चेन एल्केन्स में क्या आ गई? ब्रांचेस आ गई, यानी साइड चेन्स आ गई। तो अब इसमें आपको प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा। तो इसमें क्या आएगा? सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, जो कि ब्रांच के हिसाब से लिखा जाएगा। फिर आप देखोगे कि जो आपने पेरेंट चेन सिलेक्ट करी है उसमें कितने कार्बन एटम है, क्योंकि जो बाहर छूट गए वो तो यहाँ आ गए, जो चेन में इंक्लूडेड है वो वर्ड रूट के फॉर्म में आ जाएंगे। और पीछे क्या लगाना होगा? आपको प्राइमरी सफिक्स लगाना होगा एन। ठीक है, अब एक एक करके इसके रूल्स पढ़ते हैं। रूल्स में अपना दिमाग मत लगाना ज्यादा, देखो रूल्स आर मेंट टू बी फॉलोड, है ना। रूल्स आईयूपीएससी ने यूनिफॉर्मिटी के लिए रूल डिसाइड कर दिए कि भाई तुमको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, तो दिमाग नहीं लगाना हमको कि लॉन्गेस्ट चेन ही क्यों, शॉर्टेस्ट क्यों नहीं, या उसने बोल दिया कि नंबरिंग करने में आपको जो ब्रांच है उसको लोएस्ट नंबर देना है, तो क्यों भाई लोएस्ट क्यों दे, हाईएस्ट क्यों ना दे।
ऐसे वी कैन नॉट क्वेश्चन और इसके आंसर कुछ के हैं कुछ के नहीं है, तो यू आर नॉट सपोज टू क्वेश्चन द रूल्स. दीज रूल्स आर मेड फॉर यूनिफॉर्मिटी, कि सब जगह एक ही रूल अप्लाई हो, तो एक पर्टिकुलर कंपाउंड का एक ही IUPAC नेम निकल कर आएगा, चाहे हम कहीं भी उसको कर रहे हो, राइट. तो दीज रूल्स दे आर फॉर्म बाय IUPAC और हमें इनको एज इट इज फॉलो करना, इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है. तो सबसे पहला रूल क्या कहता है, सबसे पहला रूल कहता है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, आपको भी कलरफुल लगेगा. पहला रूल कहता है क्या, चेन सिलेक्शन रूल, ठीक है, चेन सिलेक्शन रूल. तो सबसे पहले कंपाउंड देखते ही आपको उसमें क्या सिलेक्ट करनी है, चेन सिलेक्ट करनी है. चेन, इस चेन को बोला जाएगा, आप बोलो मेन चेन या बोलो पेरेंट चेन, ठीक है. और इस चेन को सिलेक्ट करने का रूल क्या कहता है कि ये जो पेरेंट चेन है, दिस शुड बी व्हाट, दिस शुड बी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन. इट शुड बी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन of carbon atoms, longest continuous chain of carbon atoms, ठीक है. कार्बन एटम्स की longest continuous chain होनी चाहिए. अब क्या मतलब होता है longest continuous का, longest तो समझ में आ रहा है. longest मतलब जितने मैक्सिमम कार्बन एटम्स आप उसमें ले सकते हो उतने मैक्सिमम कार्बन एटम्स आपको लेने हैं. तो सपोज आपके पास कोई कंपाउंड आया और लेट्स से इस तरीके का कोई, अभी मैं सिर्फ स्केलेटन बना रही हूँ, अब मैं बार बार हाइड्रोजन नहीं लिखूंगी क्योंकि अंडरस्टूड है भाई, हर कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए. उसकी अगर 2 वैलेंसी लेट से किसी कार्बन से सेटिस्फाई हो रही है तो बाकी बची हुई 2 में हाइड्रोजन लगा हुआ है, मतलब ये अपनी अब तक अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए, है ना. तो इस तरीके का कोई कंपाउंड आपको आ गया, अब आपको याद है, अरे मैम ने बोला था लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लो, तो लॉन्गेस्ट का मतलब है जितने कार्बन एटम्स ले सकते हो उतने कार्बन एटम्स ले लो. तो भैया मैं तो हूँ बहुत समझदार और मैं क्या करूंगा, सारे ही ले लेता हूँ, तो इसके आगे तो बनेगा ही नहीं. ये लॉन्गेस्ट तो है मेरे बच्चों, बट दिस इज नॉट कंटिन्यूअस. ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टर्म है. कंटिन्यूअस का मतलब है कि जब आप उस चेन को एक एंड से दूसरे एंड नंबर करोगे, जब आप उसके एक एंड से दूसरे एंड मूव करो, तो ना तो कोई कार्बन एटम बीच में स्किप होना चाहिए, ना ही कोई कार्बन एटम रिपीट होना चाहिए. आप उसको कंटिन्यूअसली नंबर कर पाओ फ्रॉम वन एंड टू अदर, चाहे आप लेफ्ट टू राइट करो, चाहे आप राइट टू लेफ्ट करो, ठीक है. तो अगर मैं इसको नंबर करती हूँ, लेट्स से मैं यहां से शुरू करती हूँ, तो ये मैंने माना फर्स्ट कार्बन, ये मैंने माना सेकंड कार्बन. अब सेकंड कार्बन के बाद 2 रास्ते खुल गए, या तो मैं इसको थर्ड बोल दूंगी, इसको थर्ड बोल दूंगी, तो भाई यहाँ तो कोई बॉन्ड है नहीं, देखना ध्यान से समझना, यहाँ तो इन दोनों के बीच में तो कोई बॉन्ड नहीं है ना कि मैं इस पर आ जाऊं, ये तो साइक्लिक बन गया. फिर यहाँ तो कोई बॉन्ड है नहीं कि मैं यहाँ से यहाँ आ जाऊं. तो जब ये बॉन्ड नहीं है तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, देखो दोबारा बना लेते हैं इसको, है ना. ऐसे है, चेन हमने सिलेक्ट कर ली थी आपके अनुसार ऐसे. अब आप उसको नंबरिंग कर रहे हो, नंबरिंग कर रहे हो तो 1 2 3. अब या तो आप इसको 4 बोलोगे फिर इसको 5 बोलोगे, इसमें ये छूट गया. या फिर अगर तुम ये 1 2 बोल के, लेट्स से तुमने इसको बोला 1, इसको बोला 2 और तुम नीचे आ गए 3, तो ये तो डेड एंड है. अब इसके बाद के ये 3 कार्बन छूट गए क्योंकि इसके आगे तो कोई चीज है नहीं. तो आप इस चेन को कैसे भी करके नंबर नहीं कर पा रहे हो ना. आप दूसरे एंड से शुरू करो, सपोज आपने इसको बोला 1, इसको बोला 2, इसको बोला 3, बड़े खुश हो गए कि चलो नंबरिंग चल रही है अपनी कंटिन्यूअस. लेकिन फिर 3 के बाद फिर क्या हो रहा है, ये आ गया 4, 4 के बाद यहाँ जाओ या यहाँ जाओ, एक ना एक कार्बन तो छूटेगा ही छूटेगा. नीचे जाओगे तो ये वाला छूट जाएगा, आगे जाओगे तो नीचे वाला छूट जाएगा. समझ रहे हो मेरी भावनाओं को, राइट. तो आपने लॉन्गेस्ट तो सिलेक्ट किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन वो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस नहीं है और ये दोनों चीजें फुलफिल होना जरूरी है. तो अगर इसी को मैं दोबारा बना लेती हूँ, इस तरीके से था, तो अगर इसी में ही मैंने चेन सिलेक्ट करी होती थोड़ा समझदारी से, कौन सी, ऐसे. अब ये लॉन्गेस्ट है और ये कंटिन्यूअस भी है, आई कैन नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे भी, या इस डायरेक्शन से भी, वो रूल तो आगे आएगा. पर मैं बिना चेन के किसी कार्बन एटम को छोड़े, चेन के एटम को बिना छोड़े या रिपीट किए, मैं सारे एटम्स को क्या कर सकती हूँ, कंटिन्यूअसली नंबर कर सकती हूँ. तो जब आप ये करोगे तो ये जो चेन आपने सिलेक्ट करी है, ये चेन तो क्या बन जाएगी, आपकी पेरेंट चेन. ये जो चेन सिलेक्शन रूल लगाकर आपने चेन सिलेक्ट करी है, ये तो क्या बन गई, आपकी पेरेंट चेन. और इसके बाहर जो ग्रुप्स छूट जाएंगे, कार्बन के भी हो सकते हैं, कार्बन के अलावा भी, अभी तो अपन अल्केन की बात कर रहे हैं इसलिए अपन कार्बन ही कंसिडर करेंगे. तो कार्बन जो बाहर छूट जाएंगे, जैसे ये वाला चेन के बाहर छूट गया, तो ये बन जाएगा अपना साइड चेन.
यानी ये क्या बन जाएगा, ब्रांच, यानी ये क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। आ रही है बात समझ में? तो आपने जो चेन सिलेक्शन रूल लगाकर जो मेन चेन सिलेक्ट करी है वो तो पेरेंट चेन हो गई, और उसके आजू बाजू ऊपर नीचे जो भी कार्बन एटम्स छूट गए, चाहे कितने भी छूटे हो, वो सब क्या हो गए, साइड चेन हो गए। तो ये साइड चेन के बेसिस पर तो आप क्या लिख रहे होगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स, और ये जो पेरेंट चेन है इसके बेसिस पर क्या लिख रहे होगे, वर्ड रूट और एन लगा रहे होगे। तो मैंने आपको पहले भी लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि जो आईयूपीएसी नेम है दैट शुड बी कंप्लीट इन इटसेल्फ, कि भाई उसमें पूरे उस कंपाउंड की इंफॉर्मेशन हो कि मेन चेन में इतने कार्बन आ रहे हैं, साइड चेन में इतने आ रहे हैं, एन लगाकर बता दिया सैचुरेटेड है, तो हम उस नाम से भी दोबारा से उस कंपाउंड को ड्रॉ कर पाए करेक्टली। इतना कंप्लीट आपका आईयूपीएसी नेम होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये पहला रूल आ गया अपना, कौन सा, चेन सिलेक्शन का रूल। ये भी ध्यान रखना कि चेन जरूरी नहीं स्ट्रेट चेन हो, चेन की शेप कुछ भी हो सकती है। आप हमेशा आईयूपीएसी पेंसिल से करना, क्योंकि अब आप अभी ये प्रैक्टिस नहीं है, पेन से करोगे तो बहुत कचरा हो जाएगा उसमें। तो इट इज अ रिकमेंडेशन, मतलब एडवाइस है कि आप उस पेंसिल यूज करो। तो चेन की शेप कुछ भी हो सकती है, स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ऐसे 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 भी हो सकती है, शेप कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन होनी चाहिए। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में इसी कंपाउंड को लेकर ये डाउट आ रहा हो कि मैम हम चेन ये भी तो सिलेक्ट कर सकते थे, कौन सा कलर डालें, ग्रीन डाल देते हैं, ये भी तो सिलेक्ट कर सकते थे मैम। हाँ, तो ये भी कर सकते हैं, बात एक ही रहेगी, चेन में आ जाएंगे 5 कार्बन, एक कार्बन सेकंड पोजीशन पर छूट जाएगा ब्रांच के फॉर्म में। तो ये वाली चेन भी करेक्ट है जो मैंने ग्रीन में मार्क कर रखी है, ये ऑरेंज वाली चेन भी करेक्ट है, और सेम ही नाम आएगा दोनों चेन सिलेक्ट करने से, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। शर्त क्या है, लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए, कार्बन एटम की चेन होनी चाहिए। ठीक है, चलो जी आगे बात करते हैं। तो ये तो हो गया क्या, पहला रूल। ठीक है बच्चों, देखो अगर मैंने सारे रूल एक ही वीडियो में पढ़ा दिए ना तुमको, तो वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो देखते हैं। चलो ठीक है, चलो सेकंड रूल की बात करते हैं, नंबरिंग रूल। नंबरिंग रूल, अब नंबरिंग रूल में ना 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। भाई आपने अभी तक आप किस स्टेप पर पहुंच गए कि आपने पहला रूल लगाकर पेरेंट चेन सिलेक्ट कर ली, दिख रहा है पेरेंट चेन ये है, साइड चेन ये है। अब जो पेरेंट चेन आपने सिलेक्ट करी है उसके कार्बन को क्या करना है, नंबर। पेरेंट चेन जो सिलेक्ट करी है उसके कार्बन एटम्स को क्या करना है, नंबर करना है। तो इसमें पहला रूल आ जाता है, इसमें 3 रूल्स आएंगे मेरे बच्चों। पहला रूल आ जाएगा क्या, फर्स्ट रूल आ जाता है लोएस्ट नंबर रूल। पहला रूल क्या आ जाता है, लोएस्ट नंबर रूल। ठीक है, लोएस्ट नंबर रूल कब फॉलो होगा, जब सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, वन सब्स्टिट्यूएंट अगर कंपाउंड में है, बड़ा है छोटा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर एक ही ब्रांच निकली हुई है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। जैसे जो अभी हमने बनाया था, इस तरीके से बनाया था ना अपन ने, ऐसा, राइट। तो आपने चेन सिलेक्शन रूल लगाकर क्या कर लिया, ये चेन सिलेक्ट कर ली, पेरेंट चेन। अब एक ही सब्स्टिट्यूएंट छूटा है, वो बड़ा भी हो सकता था छोटा भी हो सकता था, उससे कोई मतलब नहीं आ गया। तो अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो उस चेन को नंबर कैसे करना है, चेन को उस डायरेक्शन में नंबर करना है जहां से ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको लोएस्ट नंबर मिले। ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसे लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, हमें उस डायरेक्शन में नंबरिंग करनी है। तो अगर हम इस तरफ से चलते हैं, इस तरफ का मतलब क्या हो गया, इस तरफ का मतलब हो गया यहां से, ठीक है, लेफ्ट टू राइट अगर अपन चलते हैं तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4 एंड 5। अब ये जो कार्बन आ रहा है, भाई इसको तो डायरेक्टली नंबर नहीं कर पाओगे ना, ये पेरेंट चेन में नहीं है, पर ये जो कार्बन आ रहा है ये सेकंड कार्बन पर अटैच आ रहा है, यानी इसका नंबर क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर आ जाएगा। सपोज अपन राइट टू लेफ्ट करते हैं, सपोज अपन राइट टू लेफ्ट करते हैं, तो ये आ गया 1, ये आ गया 2, 3, 4, 5। इस केस में इसका नंबर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो आप लेफ्ट टू राइट कर रहे हो तो 2 आ रहा है, राइट टू लेफ्ट कर रहे हो तो 4 आ रहा है। रूल कहता है लोएस्ट नंबर रूल। रूल क्या कहता है, लोएस्ट नंबर रूल। तो नंबरिंग कौन सी करेक्ट होगी, नंबरिंग करेक्ट होगी आपकी ये जो ऑरेंज कलर में लिखी हुई है, जिसमें उसका नंबर क्या आ रहा है 2। ये 4 वाली नंबरिंग क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो आपको पेरेंट चेन को उस डायरेक्शन में नंबर करना है जहां से उस सब्स्टिट्यूएंट को क्या हो, लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, राइट। अब ये जो नंबर है इसका, ये इसकी लोकेशन बता रहा है ना, ये इसकी पोजीशन बता रहा है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इसका बोला जाएगा क्या, लोकेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए इस पर्टिकुलर कंपाउंड में जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका लोकेंट क्या है, तो उसका लोकेंट 2 है, यानी उसकी लोकेशन क्या है, सेकेंड कार्बन पर है। आई होप ये बात समझ में आ जानी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो
दूसरे रूल की बात करते हैं और दूसरा है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल, ठीक है। अब ये किस पर अप्लाई होगा? तो ये अप्लाई होगा मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट पर। अगर कंपाउंड में क्या है, मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट, एक से ज्यादा ब्रांच निकली हुई है, तो उस पे क्या आ जाएगा, ये वाला रूल अप्लाई होगा, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सपोज आपने कंपाउंड बना दिया इस तरीके का, ऐसा कंपाउंड बना दिया। अब आपने चेन सिलेक्शन रूल लगाया और चेन सिलेक्शन रूल लगाकर आपने लेट से ये चेन सिलेक्ट कर ली। और भी कर सकते हो तुम, यहां से भी शुरू कर सकते हो। तो 1 2 3 4 5 एक ही बात रहेगी, वो इतनी चिंता वाली बात नहीं है। मेरे लेक्चर को पॉज कर करके देखना, कंपाउंड बनाना, अपने आप अलग अलग चेन ट्राई करना। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। अब देखो इसमें अगर नंबरिंग करनी है अपन को और अपन लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते हैं, तो ये 1 2 3 4 एंड 5। अब ये जो दोनों लोकेंट, जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं, वो कौन सी पोजीशन पर आ रहे हैं? 2 और 2 पर आ रहे हैं, है ना, 2 और 2 पर आ रहे हैं। राइट टू लेफ्ट करते हैं अगर अपन, तो 1 2 3 4 5। अभी कौन सी पोजीशन पर आ रहे हैं? 4 और 4 पर आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स को फॉलो करना है। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट को देखो कंपैरिजन कैसे करोगे, इसका पहला लोकेंट, इसका पहला लोकेंट, ये कंपेयर करोगे तो इसका 2 है, उसका 4 है, आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। 2 वाली नंबरिंग क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। तो आपके पास, क्योंकि मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट की अपन बात करें, तो यू विल हैव अ सेट ऑफ लोकेंट्स, इजंट इट। आपके पास मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट का केस आएगा तो यू विल हैव अ सेट ऑफ लोकेंट्स। लेफ्ट टू राइट में एक सेट ऑफ लोकेंट आ गया, राइट टू लेफ्ट में एक सेट ऑफ लोकेंट आ गया। आपको क्या करना है, उनको पॉइंट वाइज कंपेयर करना है। इसका पहला लोकेंट, इसका पहला लोकेंट, जो छोटा है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ने की, आगे कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैम सपोज दोनों ही 2 होते, सपोज दोनों ही 2 होते, एक पर आ रहा है 2 3, दूसरे पर आ रहा है 2 4, पहला लोकेंट इनका बराबर हो गया, तो बच्चे दूसरा देख लो, सेकंड पोजीशन पर देख लो, सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस देख लो, ये आ गया 3, आ गया 4, ये वाली नंबरिंग करेक्ट हो जाएगी। तो आप पॉइंट वाइज उसको कंपेयर करना, जहां पर छोटा मिल जाए वही नंबरिंग क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। पहले इसको बोला जाता था लोएस्ट सम रूल, ऐसे बोलते थे कि भाई सबको अपन ऐड करते थे और फिर जो छोटा सम आता था वो अपन करेक्ट मानते थे। बट फिर बाद में जो आई गेस 1993 में कुछ रिकमेंडेशंस हुए थे, कुछ चेंजेस हुए थे, IUPAC ने बताए थे, तो उसमें सम रूल को हटाकर क्या कर दिया था? लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल फॉलो करना हमने शुरू कर दिया था। तो जिसमें भी छोटा लोकेंट हो वो आपको क्या करना है? सिलेक्ट कर देनी है नंबरिंग। तो इसमें भी जो नंबरिंग करेक्ट हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? ये लेफ्ट टू राइट वाली नंबरिंग करेक्ट हो जाएगी। सपोज आपने कोई और बनाया होता इस तरीके से, यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। तो इधर से करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उधर से करोगे तो 3 और 4 आएगा। तो 2 और 3 वाली नंबरिंग करेक्ट हो जाएगी। भाई इस तरफ से आ रहा है 2 3, उधर से करोगे तो 1 2 3 4 3 4, तो कंपेयर करोगे तो ये वाला छोटा आ गया ना, ये क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी नंबरिंग, ठीक है। तो ये आ गया आपका नंबरिंग में सेकेंड रूल। अब नंबरिंग में बात करते हैं किसकी? थर्ड रूल की। तो नंबरिंग में थर्ड रूल कहता है कि, थर्ड रूल की अगर बात करें नंबरिंग में, तो अगर अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है एट द इक्विवेलेंट पोजीशन, डिफरेंट नंबरिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, नंबरिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स एट इक्विवेलेंट पोजीशन, at equivalent position, numbering of different type of substituents at equivalent position। तो पहले तो इस चीज को समझो कि ये क्या है। तो सपोज आपने कंपाउंड बनाया इस तरीके का, कुछ भी बना सकते हो। IUPAC में सबसे खूबसूरत बात यही है कि आप कंपाउंड कैसा भी बना सकते हो, ठीक है। अब आपने एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया यहाँ और एक सब्स्टिट्यूएंट आपने लगा दिया यहाँ। तो सबसे पहले तो इसमें चेन सिलेक्ट करते हैं अपन। तो चेन देखो, अगर स्ट्रेट चेन लेती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 की आ रही है, 2 ब्रांच आ रही है, एक कार्बन की और दूसरी 2 कार्बन की। सपोज आप कोई और लेते हो, यहाँ से शुरू करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7,
तो भी बात बराबर ही रहेगी। आप कुछ भी ट्राई करके देख लो, बात क्या रहेगी, सेम रहेगी। तुमने बोला मैम यहाँ से शुरू करो, तो अगर यहाँ से शुरू करते तो 1 2 3 4, ये तो बहुत छोटी हो गई। 1 2 3 4 5 6, पहले 7 की आ गई थी, 6 की आ रही तो लॉन्गेस्ट लेनी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 की आ रही, तो लॉन्गेस्ट जो इसमें पॉसिबल है कंटिन्यूअस, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस इज ऑफ 7 कार्बन आटम। तो बहुत आप इस तरीके से ट्राई करना पॉसिबिलिटीज, है ना, तब आपको ये कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि चलो ये वाली चेन लेकर देख लेते हैं, चलो ये वाली चेन लेकर देख लेते हैं। इस तरीके से पॉसिबिलिटीज आप ट्राई जरूर करना, राइट। तो हमारी ये क्या आ गई, पेरेंट चेन आ गई। अब अपने पास दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये है 1 कार्बन का, एक ये है 2 कार्बन का। अब देखो इक्विवेलेंट पोजीशन का मतलब क्या होता है, इस बात को समझो। अगर मैं इधर लेफ्ट टू राइट से नंबरिंग करती हूँ तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखो सेट ऑफ लोकेंट्स, देखो सेट ऑफ लोकेंट्स क्या आ रहा है, एक सब्स्टिट्यूएंट अपना 3 पर है, एक सब्स्टिट्यूएंट अपना 5 पर है। लेफ्ट टू राइट में चलने पर सेट ऑफ लोकेंट्स ये आ रहा है। अगर अपन राइट टू लेफ्ट चलते हैं, अगर अपन राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। देखो राइट टू लेफ्ट चलने में भी सेट ऑफ लोकेंट्स क्या आ रहा है, 3 और 5। तो जब आपके पास मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट है लेकिन सेट ऑफ लोकेंट सेम आ जाए तो फिर डिफरेंस ही नहीं कर पाओगे ना कि राइट टू लेफ्ट करे या लेफ्ट टू राइट करे। तो ये वाला रूल का, ये इक्विवेलेंट पोजीशन का, आई होप आप मतलब समझ में आ गया। जब सेट ऑफ लोकेंट्स आपके पास क्या आ जाए, सेम आ जाए, दोनों डायरेक्शन में नंबरिंग करने से सेट ऑफ लोकेंट्स क्या आ जाए आपके पास, सेम आ जाए, तो हम क्या मानते हैं कि उनकी पोजीशन कैसी है, इक्विवेलेंट। भाई इधर से देखोगे तो भी वही है, उधर से देखोगे तो भी वही है। अगर ये भी 1 कार्बन का होता या ये 2 कार्बन का होता, मतलब दोनों सेम होते, अगर ये 1 कार्बन का होता, ये भी 1 कार्बन का होता, या ये 2 कार्बन का होता और ये भी 2 कार्बन का होता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेट ऑफ लोकेंट्स भी सेम है, टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी सेम है, कोई भी नंबरिंग सिलेक्ट कर लेते तब कोई लोचा नहीं होता। लेकिन अभी अलग अलग हैं, है ना, डिफरेंट हैं, तो आपको क्या करना है, जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको छोटा नंबर देना है। अब अल्फाबेटिकली पहले डिसाइड कैसे करोगे, तो आई होप आपने इसके लिए वो एल्काइल ग्रुप वाली वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो बहुत गुस्सा करने वाली हूँ मैं अगर ऐसे कोई बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर वीडियो देख रहे हो तो अगर ये इसका नाम रखे तो ये 1 कार्बन का है एल्काइल ग्रुप, 1 कार्बन का है एल्काइल ग्रुप, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। और ये 2 कार्बन का है एल्काइल ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल। दोबारा बोल रही हूँ, अगर एल्काइल ग्रुप याद नहीं हुए हैं अभी तक आपको तो वो वीडियो जरूर देखनी है आपको। तो ये हो गया मिथाइल और ये हो गया इथाइल। तो जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, ई पहले आता है ना एम से, तो जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है उसको छोटा नंबर मिलना चाहिए। उस हिसाब से ये ग्रीन वाली जो नंबरिंग है ये क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, यानी राइट टू लेफ्ट वाली नंबरिंग आप फॉलो करोगे, क्योंकि ई को क्या करना है, हमें छोटा नंबर देना है। तो ये नंबरिंग के क्या हो गए, 3 रूल हो गए। एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर दो, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट पहले लगाना है। अगर सेट ऑफ लोकेंट सेम आते हैं और सब्स्टिट्यूएंट भी सेम है तो कोई भी कर लो। अगर सेट ऑफ लोकेंट्स डिफरेंट आते, सॉरी सेम आते हैं लेकिन सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है, तो फिर जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको क्या करना है, छोटा नंबर आपको देना है। ठीक है, अब यहां तक हम चेन सिलेक्ट कर चुके हैं, नंबरिंग कर चुके हैं, तो तीसरे रूल की बात करते हैं, हाउ टू राइट द IUPAC नेम। तो तीसरा आ जाता है राइटिंग IUPAC नेम, राइटिंग IUPAC नेम। तो बेसिक पॉइंट्स क्या याद रखने आपको, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। हालांकि अब हम ये कैपिटल वाला नहीं मानते पर फिर भी अपन तो एक अच्छी आदत बना रहे हैं, तो पहला लेटर क्या होना चाहिए, IUPAC नेम का कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, और जब आप सब्स्टिट्यूएंट्स लिखोगे तो देखो कैसे लिखना है। मैं पहले आपको सिंपल एक कंपाउंड से स्टार्ट करती हूँ। सिंपल अपन एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला बनाया था ना अपन ने एक सिंपल सा, है ना, इसकी नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन ने क्या किया, चेन सिलेक्ट कर ली थी, ये वाली, ये चेन सिलेक्ट कर ली थी, फिर अपन ने नंबरिंग कर ली थी कौन सी, लोएस्ट नंबर रूल फॉलो करते हुए, ऐसे। अब आपको वो सीक्वेंस याद है, सबसे पहले तो प्रीफिक्स लिखोगे ना, प्रीफिक्स किस हिसाब से आता है, प्रीफिक्स आता है इस सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से। ये क्या है, मिथाइल, और कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं। अब मिथाइल जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन आपको मेंशन करनी है, क्योंकि बच्चे देखो इसको मैं यहाँ से उठाकर यहाँ भी तो लगा सकती हूँ, इसको मैंने यहाँ से उठाकर यहाँ थर्ड पर भी लगा सकती हूँ ना,
तो इसकी पोजीशन तो वेरिएबल हो गई ना भाई, 2 पर भी आ सकता है, ये 3 पर भी आ सकता है, बड़ा होता चेन बड़ी होती तो 4 पर भी आ जाता, 5 पर भी आ जाता। तो वेरिएबल होती है सब्स्टिट्यूएंट की जो पोजीशन है वो कैसी होती है, वेरिएबल होती है। तो आपको मेंशन करना पड़ता है कि भाई मिथाइल है। पर अगर मैंने सिर्फ बोल दिया कि मिथाइल है भाई, फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा ना कि मैम मिथाइल कहाँ पर है, 2 पर है या 3 पर है, कहाँ पर है। तो ऐसे सवाल नहीं छूटने चाहिए कभी भी आईयूपीएसी नेम में। मैं दोबारा बता रही हूँ, आईयूपीएसी नेम शुड बी कंप्लीट इन इटसेल्फ, ठीक है। तो अब ये मिथाइल कौन सी पोजीशन पर है, 2 पोजीशन पर। तो आप जब इसका नाम लिखोगे तो पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट लिखना है, उसकी पोजीशन बतानी, क्या लिखना है, 2। जब आप एक नंबर के बाद वर्ड लिखने वाले हो या वर्ड के बाद नंबर लिखने वाले हो तो बीच में क्या आना चाहिए, डैश आना चाहिए। A number in a word should be separated by a dash, चाहे वर्ड के बाद नंबर आ रहा हो चाहे नंबर के बाद वर्ड आ रहा हो। तो 2 के बाद मेरे को क्या लिखना है, मिथाइल लिखना है, तो डैश लगा देंगे, M कैपिटल लिख देंगे, क्या आ गया, 2 मिथाइल। और कोई सब्स्टिट्यूएंट इसमें है नहीं। अब वर्ड रूट आता है तो 5 के हिसाब से वर्ड रूट क्या आ जाएगा, पेंट, तो वर्ड रूट भी लिख दिया। और लास्ट में सफिक्स क्या लगाना है, एन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। चलो और क्या बात करें अपन, इस वाले की बात कर लेते हैं, ये वाला एग्जांपल अपन ले लेते हैं। नंबरिंग कौन सी करेक्ट हुई थी अपनी, ये ग्रीन वाली नंबरिंग करेक्ट हुई थी, ठीक है। अब इसमें एक इथाइल है एक मिथाइल है, इनको क्या करोगे, अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे। तो इथाइल पहले लिखा जाएगा, मिथाइल बाद में लिखा जाएगा। इथाइल के पहले उसकी पोजीशन, मिथाइल के पहले उसकी पोजीशन। तो देखो कैसे आएगा, इसका नाम मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, तो ये आ जाएगा 3 इथाइल, डैश लगेगा क्योंकि 3 के बाद अपन वर्ड लिख रहे हैं। फिर आपको क्या लिखना है, 5 मिथाइल, तो फिर डैश लगाओगे क्योंकि नंबर आने वाला है, 5 मिथाइल। अब ये सारे सब्स्टिट्यूएंट कवर हो गए। वर्ड रूट कितना आएगा, 7 के हिसाब से हेप्ट, और पीछे क्या आ जाएगा, एन, राइट। तो इसका आ जाएगा 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। तो जब आप राइटिंग आईयूपीएसी नेम वाला पॉइंट लिखो तो उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स लिखना। पहला पॉइंट ही लिखना कि कैपिटल लेटर से शुरू करना है। दूसरा पॉइंट ही लिखना कि अगर एक नंबर और वर्ड आ रहा है तो वर्ड और नंबर को सेपरेट कैसे करना है, बाय अ डैश सेपरेट करना है। सपोज 2 नंबर आ गए, अभी आगे मैं बताऊंगी आपको एग्जांपल। सपोज 2 नंबर आ गए, 3 और 3 आ गए, तो बीच में कॉमा ऑब्वियसली लगेगा 2 नंबर के बीच में, है ना। और क्या लिखोगे इसमें, 4th पॉइंट ही लिख लेना कि आईयूपीएसी नेम इज रिटन एज 1 वर्ड, कोई भी उसमें गैप नहीं आएगा, ठीक है। और फिर एक पॉइंट लिख लेना, ये सारे 4 पॉइंट्स इसमें जनरल राइटिंग में लिख लेना। 4 पॉइंट्स कौन कौन से, कैपिटल लेटर वाले, डैश वाला, कॉमा वाला और 1 वर्ड के हिसाब से आपको नाम लिखना है। ये 4 चीजें इसमें लिख लेना। और फिर नेक्स्ट रूल लिखना अपने नोट्स में। 4th रूल जो लिखोगे वो लिखना, नेमिंग ऑफ, जो अभी मैंने आपको बात बताई, नेमिंग ऑफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स, नेमिंग ऑफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स इन आईयूपीएसी नेम। तो जैसे पहले वाला था कौन सा, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स थे ना, इथाइल और मिथाइल। तो अगर आपके पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो क्या करोगे, उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे। तो इफ यू हैव डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स तो दे शुड बी अरेंज्ड अल्फाबेटिकली, दे शुड बी रिटन अल्फाबेटिकली। जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसका नाम आपको पहले लिखना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लोकेंट। तो जैसे इथाइल और मिथाइल है तो आप इथाइल को पहले लिखोगे चाहे उसकी पोजीशन कुछ भी हो, और बाद में मिथाइल को लिखोगे। अगर मिथाइल और प्रोपाइल आ रहा है आपके कंपाउंड में एज सब्स्टिट्यूएंट तो एम पहले आता है, तो मिथाइल को पहले लिखोगे, उसकी पोजीशन लिखी, मिथाइल लिखा, फिर आप उसके बाद प्रोपाइल और उसकी पोजीशन लिखोगे। तो इस तरीके से अगर अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो आपको क्या करना है, उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो ये आ गया आपका 4th रूल। 5th रूल की अपन बात करते हैं। सपोज एक ही टाइप का सब्स्टिट्यूएंट बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ तो क्या था, अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स थे, एक मिथाइल था एक इथाइल था। तो अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार आ रहा है, सेम सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, इज बीइंग रिपीटेड, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं अपन। सेम सब्स्टिट्यूएंट जो है बार बार आ रहा है, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, इस तरीके से आ रहा है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। सपोज अपने पास कंपाउंड कुछ इस तरीके से है, लेट्स से, वैसे पहले मैंने बनाया भी था, ये वाला बनाया था ना, चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर अपन ने चेन सिलेक्शन रूल लगाया तो चेन ये आ गई। फिर हमने इसमें नंबरिंग वाला लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स वाला रूल लगाया तो नंबरिंग हो गई अपनी क्या, 1 2 3 4 एंड 5। दोनों सब्स्टिट्यूएंट का आ रहे हैं
सेकेंड पोजीशन पर आ रहे हैं। अब देखो इसका नाम क्या है, ये मिथाइल है, एक कार्बन का दिख रहा है ना, ये भी मिथाइल है, एक कार्बन का दिख रहा है, तो दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट आ गए, मतलब मिथाइल 2 बार आ रहा है। ऐसे मिथाइल 4 बार आ गया, 5 बार आ गया, इथाइल 2 बार आ गया, ये वाला केस अपन पढ़ रहे हैं। तो अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट रिपीट हो रहा है तो आप वैसे क्या सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, पोजीशन लिखी, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा, पोजीशन लिखी, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा। पर अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम हैं तो हम 2 मिथाइल ऐसे नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, प्रीफिक्स यूज करना है, जैसे डाई, जैसे 2 मिथाइल ना लिखकर आप लिखोगे डाई मिथाइल। अगर 3 बार मिथाइल आ रहा होता तो लिखते ट्राई मिथाइल, 4 बार आता टेट्रामिथाइल, पेंटामिथाइल, हेक्सामिथाइल, हेप्टामिथाइल, ऑक्टामिथाइल, नॉनामिथाइल, डेकामिथाइल। इतने समझदार हो कि आप समझ जाओगे, है ना। तो आप क्या करेंगे, दोनों, लेकिन पोजीशन दोनों की लिखनी है, पोजीशन दोनों की लिखनी है, ठीक है। तो इसका नाम देखो कैसे लिखा जाएगा, दोनों 2 पर आ रहे हैं ना, तो 2,2 यही बताया था, अगर 2 नंबर्स आ रहे हैं तो बीच में क्या आ जाएगा, कॉमा, वरना तो 22 हो जाएगा ना ये। तो 2 दो मिथाइल हैं, दोनों की मैंने पोजीशन लिखी, फिर लगाया डैश, दोनों मिथाइल हैं तो लिखेंगे डाई मिथाइल, डाई का डी बड़ा हो जाएगा, तो डाई मिथाइल, और कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, फिर लिख दो आप क्या, वर्ड रूट आपका यानी पेंट, और फिर आ जाएगा सफिक्स एन, तो ये आ जाएगा 2 डाई मिथाइल पेंटेन, ये आ जाएगा इसका IUPAC नेम, ठीक है। चलो एक केस और करते हैं, ठीक है, इसी में ही अब इन दोनों रूल्स को मिलाकर एक अच्छा सा केस बनाकर एक केस और लिखते हैं। तो सपोज ऐसा कोई कंपाउंड बना दिया, कैसे बनाए, ऐसे बना दे, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, कुछ भी कर सकते हो तुम, कहीं भी, कहीं जहां तुम्हारा मन है ना वहां कार्बन लगा दो, ये लो यहां पर भी लगा दिया, ऐसे कर दिया। अब इसमें चेन सिलेक्ट करते हैं अपन, तो चेन सिलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन, पहले सबसे पहले स्ट्रेट चेन ट्राई कर लिया करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ले लो, तो ये तो छोटी आ जाएगी, यहां से लोगे तो सेम आएगी, कैसे भी कर लो ये चेन आ जाएगी, ठीक। अब इसमें नंबरिंग करते हैं, अब देखो नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करते हैं, तो एक आ रहा है 2 पर, एक आ रहा है 3 पर, एक आ रहा है 5 पर, एक आ रहा है 6 पर, 2 3 5 6। दूसरी तरफ से करो तो 1 2 पर, 3 पर, 5 पर, 6 पर, और किस तरीके से चलेगा, किस तरीके से चलेगा, देखो दूसरा कलर सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि आपको डिफरेंस करने में आसानी हो। तो ये आ गया 2 पर, ये आ गया 3 पर, 4 5 पर और 6 पर। तो सेट ऑफ लोकेंट्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, सेट ऑफ लोकेंट्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, 2 3 5 6 2 3 5 6। लेकिन यहां पर 3 पर क्या आ रहा है, इथाइल, और यहां पर 3 पर क्या आ रहा है, मिथाइल। देखो पहले नाम लिख लो, ये मिथाइल है, M से शुरू होगा, ये मिथाइल है, M से शुरू होगा, ये मिथाइल है, M से शुरू होगा, ये इथाइल है, E से शुरू होगा। तो अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट आ रहे होते, सेट ऑफ लोकेंट्स भी सेम आ रहे होते तो कोई भी कर लेते, लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, 2 मिथाइल, 3 पर भी मिथाइल है, यहां पर 3 पर क्या है, इथाइल है, तो जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है उसको क्या देना है आपको, छोटा नंबर। तो ये जो ग्रीन में नंबरिंग है यानी राइट टू लेफ्ट, ये वाली क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, है ना। डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट एट इक्विवेलेंट पोजीशन वाली बात आ गई। तो आप इथाइल को छोटा नंबर देते हुए, क्योंकि मिथाइल तो दोनों साइड से 2 पर आ रहा है ना, लेकिन इधर से 3 पर इथाइल आ रहा है, इधर से 3 पर मिथाइल आ रहा है, तो आप इथाइल को अल्फाबेटिकली पहले लोगे और उसको छोटा लोकेंट दोगे, तो अपनी ग्रीन वाली जो नंबरिंग है ये करेक्ट हो जाएगी। अब देखो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, तो नाम कैसे लिखा जाएगा, नाम कैसे लिखा जाएगा, आपके पास 3 तो है मिथाइल, 3 तो है मिथाइल, यानी उनके लिए लिखोगे आप ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल के लिए क्या लिखोगे, ट्राई मिथाइल, और इथाइल है तो एक आ गया आपके पास इथाइल और एक आ गया ट्राई मिथाइल। तो ई पहले आता है, इथाइल पहले लिखा जाएगा, चाहे उसकी पोजीशन कुछ भी हो। इंपॉर्टेंट मार्क करके एक पॉइंट लिखना बच्चों, ये जो प्रीफिक्स अपन लगा रहे हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, एक्सेट्रा, these are not considered in alphabetical listing of substituents, these are not considered in alphabetical listing of constituents। ये डाई ट्राई लगाने से उस सब्स्टिट्यूएंट का नेचर थोड़ा ना चेंज हो रहा है, रहेगा तो मिथाइल ही। तो जब आप कंपेयर करोगे ना, देखो तो इसका M कंपेयर करोगे, इसका E कंपेयर करोगे, क्या ये पॉइंट आ रहा है समझ में। तो ये जो हमने प्रीफिक्स लगाया है कि भाई बार बार 3 बार मिथाइल 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 ना लिखना पड़े, अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने ट्राई लगा दिया, इससे उस सब्स्टिट्यूएंट के नेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये जो डाई ट्राई टेट्रा ये वाले जो प्रीफिक्स लगाए ना, ये अल्फाबेटिकल लिस्टिंग में काउंट नहीं होंगे। तो सपोज ट्राई मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल होता,
लेट्स से ऐसा कोई कंपाउंड बनता जिसमें ये 3 सब्स्टिट्यूएंट आ जाते, तो नो डाउट ई पहले आता, हम इथाइल पहले लिखते, और ट्राई मिथाइल और प्रोपाइल में टी और पी को कंपेयर नहीं करेंगे, एम और पी को कंपेयर करेंगे, तो ट्राई मिथाइल पहले लिखा जाता और फिर क्या लिखा जाता, प्रोपाइल लिखा जाता। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो डाई, ट्राई, टेट्रा, ये वाले जो प्रीफिक्स है ये अल्फाबेटिकल लिस्टिंग में काउंट नहीं होते हैं। अब इसका नाम लिख लेते हैं अपन, इसका नाम क्या आएगा, तो देखो इसका नाम आएगा, पहले आपको इथाइल लिखना है, इथाइल की पोजीशन है 3, तो 3 इथाइल, फिर क्या लिखना है आपको, ट्राई मिथाइल लिखना है, तीनों की पोजीशन लिखना जरूरी है, एक की पोजीशन है 2, एक की पोजीशन है 5, एक की पोजीशन है 6, तो 2, 5, 6 ट्राई मिथाइल, और कोई सब्स्टिट्यूएंट इसमें है नहीं, खेल खत्म सब्स्टिट्यूएंट का। फिर आप लगा दोगे वर्ड रूट क्या है, और फिर आप लगा दोगे एन, तो ये आ जाएगा आपका क्या, ये आ जाएगा इसका IUPAC नेम, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो ये मैंने आपको बेसिक आई थिंक सारे रूल्स कवर कर लिए हैं जो आपको 10th के लेवल तक काम आएंगे। हालांकि इसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के भी केसेस आ जाते हैं, पर वो बेटर रहेगा आप 11th में जाकर पढ़ो तो अच्छा रहेगा, अभी उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, राइट। तो ये बेसिक रूल्स हैं, इनको रिवाइज जरूर करना है, खूब प्रैक्टिस करो। मैं बता चुकी हूँ, इसके लिए आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है, अपने आप जहां हाथ चले ना वहां लगा देना कार्बन, सारे सिंगल बॉन्ड्स लगाने हैं, उसमें कोई डाउट है ही नहीं, तो जहां जहां तुम्हारा मन करे वहां कार्बन लगाओ, सारे रूल्स लगाओ। जहां भी दिक्कत आती है याद रखना मैं हमेशा हूं, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कि मैम हमें दिक्कत आ रही है, तो मैं कुछ ना कुछ करके आपका डाउट तो डेफिनेटली सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। तो इन बेसिक रूल्स को रिवाइज करके आना नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यही रूल्स चलेंगे। एल्कीन्स में भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर देंगे, इन की जगह इन लगा देंगे, कुछ और 2-3 पॉइंट्स डाल देंगे, पर जो बेस है ना IUPAC का मेरे बच्चों वो इन्हीं रूल्स से बनेगा, ठीक है। तो आई होप, नो डाउट आज थोड़ा सा लंबा वीडियो है, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, ताकि आप अपने बेस क्लियर कर सको, इसलिए मैंने एक ही बार में आपको पढ़ा दिया। इसको 2-3 बार 4 बार वीडियो को देखना, अपने अच्छे से नोट्स बनाना, प्रैक्टिस करना, खूब कोई बुक हो तो उससे कर लो। NCERT तो होगी ही, कार्बन के चैप्टर को खोल लेना, जो कंपाउंड सामने पड़े एल्केन वाला उसकी प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो अपनी मर्जी से कंपाउंड बना लेना, राइट गाइस। तो जो भी आपको डाउट आए कमेंट सेक्शन में डाल देना, फीडबैक हो, अच्छा बुरा, कंप्लेन हो, प्यार हो, जो भी हो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, मैं मोटिवेटेड रहती हूँ उससे। और हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ATP स्टार कोटा। बच्चों IUPAC नोमेनक्लेचर को आगे बढ़ाते हैं। आई होप आपने पहले वाला वीडियो देख लिया है जिसमें मैंने IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स की बात करी है। अगर नहीं देखा है, उसको देखे बिना ये वीडियो देखने की कोशिश कर रहे हो, तो अभी के अभी इस वीडियो को पॉज करो, पहले वो वीडियो देखो, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर समझाए हैं। आगे की जो बात चलेगी बच्चे IUPAC नोमेनक्लेचर की, वो उन्हीं बेसिक रूल्स के थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन की चलेगी, तो वो बेसिक रूल्स आपको पता होने जरूरी हैं, राइट। अब आई कैन सी आई हैव दिस IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स वाला वीडियो के कमेंट्स में पढ़ रही थी, तो इसमें कुछ डाउट्स आप लोगों ने भेजे, मैं पहले एक बार वो डाउट्स क्लियर कर देती हूँ। आई कैन सी अ डाउट के कोई नितिन है जो बोल रहे हैं कि मैम आइसोप्रोपाइल और प्रोपाइल दोनों अगर सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं तो इनको अलग अलग लिखना है या एक साथ लिखना है। तो इनको अलग अलग ही लिखना है, आप एक साथ नहीं लिख सकते हो, बिकॉज जब आप बोल रहे हो प्रोपाइल तो वो स्ट्रेट चेन है, और जब आप बोल रहे हो आइसोप्रोपाइल तो वो एक ब्रांच के फॉर्म में है ना। प्रोपाइल तो इस तरीके से जुड़ेगा, यहाँ पर अटैच्ड है, ये स्ट्रेट चेन, ये हो गया प्रोपाइल, और आइसोप्रोपाइल कैसे हो गया, ये हो गया, यहाँ पर मेन चेन अटैच्ड है, इसकी यहाँ पर मेन चेन अटैच्ड है, तो इसके लिए आप लिखोगे प्रोपाइल, ये हो जाता है प्रोपाइल, या एन प्रोपाइल आप लिखो, और इसके लिए हो जाता है आइसोप्रोपाइल। ये मैंने आपको एल्काइल वाली जो वीडियो है उसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो ये दोनों अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट माने जाएंगे, और इनका नोमेनक्लेचर में आप मेंशन भी अलग अलग करोगे। जब अल्फाबेटिकल लिस्टिंग करनी होगी तो प्रोपाइल के पी को कंसिडर करोगे, एन कंसिडर नहीं होता। अगर आप एन प्रोपाइल लिखते हो तो आपको जो कंसिडर करना होता है अल्फाबेटिकल लिस्टिंग में वो पी करना है प्रोपाइल का, और जब आइसोप्रोपाइल की बात करोगे तो आप आई को कंसिडर करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर साइक्लोपेंटीन का स्ट्रक्चर किसी ने पूछा है मुझसे, तो साइक्लोपेंटीन साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया। पेंट आप लगा रहे हो वर्ड रूट, मतलब देयर आर 5 कार्बन एटम्स, और साइक्लो लगा दिया तो ये क्या हो गया, साइक्लिक हो गया। ईन लगा दिया तो क्या आ गया, एक डबल बॉन्ड आ गया। वो डबल बॉन्ड आप कहीं भी लगा सकते हो, वहीं से नंबरिंग शुरू हो जाएगी। तो ये सिंपल जो है साइक्लोपेंटीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। देन आई कैन सी
किसी ने एसिड बेस का भी एक डाउट पूछा है कि जब वीक एसिड वीक एल्कली से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट का नेचर क्या होता है, तो कुछ भी हो सकता है, एसिड भी बन सकता है, जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक नेचर का भी हो सकता है, वो न्यूट्रल नेचर का भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, मतलब कौन ज्यादा वीक है, राइट। तो अगर वीक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम है, वीक बेस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा है, तो बेसिक बन जाएगा। तो इस हिसाब से फॉर मतलब श्योरिटी से हम यहाँ पर आंसर नहीं बोल सकते, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब और कोई डाउट अगर है तो हाउ टू डू नेमिंग फास्ट, तो दैट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बिना वो नहीं हो सकता, प्रैक्टिस ही आपको करनी पड़ेगी। Somebody is asking, सोनाली कुमारी जी मुझसे पूछ रही हैं कि ब्यूटेनोन का बता दीजिए स्ट्रक्चर। तो ये हालांकि आगे फंक्शनल ग्रुप जब हम पढ़ते तब आ जाता। ब्यूटेनोन जब आप ओन लगा रहे हो मतलब इट इज अ कीटोन, ब्यूट लगा दिया तो 4 कार्बन हो गए, तो 4 कार्बन है आपके पास, चारों में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है क्योंकि ब्यूटेन है, राइट, एन है, और उसमें से एक क्या लगा रखा है आपने, कीटोन ग्रुप लगा रखा है। तो कीटोन ग्रुप कभी भी टर्मिनल पोजीशन पे नहीं आ सकता, मतलब यहाँ पर C डबल बॉन्ड O या यहाँ पर C डबल बॉन्ड O नहीं आ सकता, वो हमेशा नॉन चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, मतलब चेन के बीच में आता है। तो या तो आप यहाँ पर ओन ग्रुप लगा दो या फिर यहाँ पर बात एक ही होगी, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाइड्रोजन लगाकर आप इस कंपाउंड को क्या कर सकते हो, कंप्लीट, जैसे यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पर 3 आ जाएंगे, यहाँ पर 2 आ जाएंगे और यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, तो ये ब्यूटेनोन का स्ट्रक्चर बन जाएगा, राइट। ये सारे डाउट्स थे जो आई होप आपके क्लियर हो गए होंगे। आज की वीडियो अपन शुरू करते हैं, बात करते हैं एल्कीन्स और एल्काइंस के नोमेनक्लेचर की। बेसिक रूल्स वही रहेंगे एल्केन्स वाले, सिर्फ जो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ, राइट। तो चलिए, जब एल्कीन्स और एल्काइंस की अपन बात करते हैं तो ये बात तो समझ में आ गई कि भाई किसकी बात कर रहे हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की हम बात कर रहे हैं, वहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो एल्कीन बोल रहे हो तो इसमें क्या होगा, कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा, और जब आप एल्काइंस बोल रहे हो तो कम से कम एक क्या होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा ही होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो वाले केस भी अपन यहाँ पर पढ़ लेंगे, राइट। तो एक डबल बॉन्ड आ गया तो एल्कीन हो गया, एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो एल्काइन हो गया। अब यहाँ पर वही 3 पार्ट्स यूज होंगे, क्योंकि ये साइक्लिक नहीं है तो प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं आएगा, फंक्शनल ग्रुप की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो जो 5 पार्ट्स थे उसमें से क्या आ जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स आ जाएगा। ये भी कब यूज होगा, जब आपका जो कंपाउंड है वो ब्रांच्ड है ना, स्ट्रेट चेन नहीं है, वो ब्रांच चेन एल्कीन या एल्काइन है, उसमें कोई साइड चेन, कोई ब्रांच, कोई सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो आप उसको मेंशन करने के लिए क्या लगाओगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स लगा दोगे। फिर आ जाएगा वर्ड रूट, जो कंपल्सरीली आएगा ही आएगा, डिपेंडिंग कि आपने पेरेंट चेन में कितने कार्बन सिलेक्ट कर रखे हैं। और उसके बाद क्या आएगा, प्राइमरी सफिक्स भी कंपल्सरीली आएगा ही आएगा, जो डिनोट करेगा कि क्या आपका कंपाउंड एल्कीन है या एल्काइन है, वो चीज बताएगा। तो अगर एल्कीन की आप बात कर रहे हो, जैसे हमने एल्केन की बात करी थी तो उसमें प्राइमरी सफिक्स फिक्स हो गया था, एन लगाना है भाई, वैसे यहाँ पर भी फिक्स किया हो जाएगा। अगर आप एल्कीन की बात कर रहे हो तो प्राइमरी सफिक्स विल बी इन, और अगर आप एल्काइन की बात कर रहे हो तो प्राइमरी सफिक्स विल बी आइन, राइट। तो अगर एल्कीन है तो इन लगाना है सफिक्स के फॉर्म में, और अगर एल्काइन है तो आइन लगाना है सफिक्स के फॉर्म में। ये 3 पार्ट्स आ जाएंगे, जिसमें से ये 2 तो एसेंशियल है, आएंगे ही आएंगे, और सेकेंडरी प्रीफिक्स तब आएगा जब कंपाउंड कैसा है, ब्रांच्ड है, राइट। अब बात करते हैं रूल्स की बच्चों। तो बेसिक रूल्स अपने दिमाग में रखिए, जो जो चेंजेस हैं मैं वही आपको बता रही हूँ, बाकी रूल्स एज इट इज रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अपन क्या काम करते हैं, अपन चेन सिलेक्शन का काम करते हैं ना, चेन सिलेक्ट करते हैं। तो एल्केन्स में हमने क्या रूल पढ़ा था, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम को आपको सिलेक्ट करना है, राइट। यहाँ पर चेन कंटिन्यूअस होनी चाहिए, दैट इज ओके, बट अब वो लॉन्गेस्ट वाला फैक्टर यहाँ पर थोड़ा सा रूल आउट हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा पूरा ध्यान, हमारी पूरी प्रायोरिटी कौन है, ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड है जो भी कंपाउंड में प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी को अफेक्ट कर रहा है ना। अगर आपने एक सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड लगा दिया तो प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही बदल गई ना कंपाउंड की, वो सैचुरेटेड नहीं रहा। आपने डबल को हटाकर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो भी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो ये डबल ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिसाइड करने वाले हैं, इसीलिए इनको प्रायोरिटी पर हम रखते हैं। तो अब आपको चेन ऐसी सिलेक्ट करनी है जिसमें वो मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड हो, चाहे वो चेन लॉन्गेस्ट है या नहीं है। अगर लॉन्गेस्ट है और उसमें मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड सिलेक्ट करूं या लॉन्गेस्ट सिलेक्ट करूं,
इस असमंजस में तुम पड़ जाओ, हाँ, तो तुम्हें क्या करना है, मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है और मल्टीपल बॉन्ड वाली चेन सिलेक्ट करनी है, राइट। तो पहला जो चेंज आ जाएगा रूल में, वो चेंज क्या आ जाएगा कि अब जो आपको चेन सिलेक्ट करनी है, दैट चेन शुड कंटेन, द पेरेंट चेन शुड कंटेन द मल्टीपल बॉन्ड, द पेरेंट चेन शुड कंटेन द मल्टीपल बॉन्ड। देखो वैसे तो ये टॉपिक बहुत वास्ट है, इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, बट मैं आपको जितना आपके लेवल के लिए रिक्वायर्ड है उतना पढ़ा रही हूँ। मल्टीपल बॉन्ड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट। बहुत सारे डबल बॉन्ड्स आपने लगा दिए और बहुत बार पॉसिबल नहीं होगा कि आप सारे के सारे चेन में ले पाओ, तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम चेन में लेने हैं। जो बाहर छूट जाएंगे उनके लिए हम कुछ और तरीके से नॉमेनक्लेचर करते हैं, बट वो सारे केसेस हमें यहाँ पर नहीं पढ़ने हैं, राइट। तो हम जो लेवल की IUPAC पढ़ रहे हैं, जो रिक्वायर्ड है, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप पेरेंट चेन सिलेक्ट करो उसमें वो मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड होना चाहिए, राइट। दूसरा रूल क्या आ जाएगा, जब आपने चेन सिलेक्ट कर ली तो फिर उसके बाद बताओ क्या करते हो, नंबरिंग करते हो ना। अब अगेन कीपिंग द मल्टीपल बॉन्ड ऑन प्रायोरिटी, अभी तक एल्केन में क्या कर रहे थे, सब्स्टिट्यूएंट के बेसिस पर नंबरिंग कर रहे थे ना, जहां से सब्स्टिट्यूएंट को सबसे छोटा नंबर मिले उसके बेसिस पर नंबरिंग कर रहे थे। अब वो मल्टीपल बॉन्ड के बेसिस पर होगा, तो आपको उस डायरेक्शन में पेरेंट चेन की नंबरिंग करनी है जहां से मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, सब्स्टिट्यूएंट को कोई भी नंबर मिले, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड जो रूल आ जाता है किसका, नंबरिंग का। तो नंबरिंग में क्या करना है, नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन शुड बी डन, numbering of the parent chain should be done in such a way that multiple bond gets the lowest possible number। जो भी मल्टीपल बॉन्ड है उसका क्या आना चाहिए, लोएस्ट पॉसिबल नंबर उसको मिलना चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड शुड गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, ठीक है। अब एक बात और समझो कि सपोज दोनों साइड से मल्टीपल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रहा है। लेट्स से आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, इधर से भी वो 3 पर आ रहा है, इधर से भी वो 3 पर आ रहा है, दोनों साइड से मल्टीपल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रहा है। अब आप सब्स्टिट्यूएंट को देखोगे, अब जिस डायरेक्शन से सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिल रहा है वो नंबरिंग आपकी करेक्ट हो जाएगी। तो आपको सब्स्टिट्यूएंट को देखना है, लेकिन कब देखना है, जब मल्टीपल बॉन्ड दोनों तरफ से क्या आ रहा हो, सेम नंबर पर आ रहा हो। लेकिन इधर से 2 पर आ रहा है मल्टीपल बॉन्ड, इधर से 4 पर आ रहा है, तो ऑब्वियसली 2 वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट तक हमें देखने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ध्यान से इस चीज को समझो कि आपको चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, चाहे वो लॉन्गेस्ट है या नहीं है, अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नंबरिंग करनी है, सबसे पहले किसको देखना है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी कंपाउंड में प्रेजेंट है उसको देखना है, उस डायरेक्शन में नंबरिंग करनी है जहां से मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिल रहा है। अगर मल्टीपल बॉन्ड दोनों तरफ से सेम नंबर पर आ रहा है तब आपको वो सारे सब्स्टिट्यूएंट वाले रूल लगाने हैं जो मैंने आपको एल्केन में बताए थे कि सब्स्टिट्यूएंट को क्या करना है, छोटा नंबर देना है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स वाली बात, इक्विवेलेंट पोजीशन वाली बात, इधर से मिथाइल है, इधर से इथाइल है। आई होप आपको वो सारी चीजें याद है। तो सब्स्टिट्यूएंट वाले रूल एज इट इज रहेंगे, लेकिन वो कब अप्लाई होंगे, जब मल्टीपल बॉन्ड नंबरिंग डिसाइड नहीं कर पा रहा है, जब वो दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे प्रेजेंट है तब आप वो लगाओगे, ठीक है। अब तीसरी जो चेंज आपको करना है नाम लिखने में, वो क्या करना है, तीसरा चेंज है, देखो अभी तक क्या हो रहा था, हम सिंपली जैसे मेथ लिखा, एन लगा दिया, मीथेन बन गया, ब्यूटेन बन गया, प्रोपेन बन गया, इस तरीके से। अब यहाँ पर जब आप ईन या आइन लगाते हो, अभी अपन आगे एग्जांपल्स करेंगे, जब आप ईन या आइन लगाते हो तो आप ये देखोगे कि डबल बॉन्ड कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, वो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में भी हो सकता है। उसी चेन को सेम रखते हुए डबल बॉन्ड को आप सेकंड और थर्ड के बीच में भी शिफ्ट कर सकते हो। तो ये जो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन होती है ना, ये वेरिएबल होती है, ये कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। ये फर्स्ट सेकंड के बीच में, सेकंड थर्ड के बीच में, लंबी चेन है तो थर्ड फोर्थ के बीच में, द पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज वेरिएबल। जब भी पोजीशन वेरिएबल है किसी भी चीज की, जैसे सब्स्टिट्यूएंट मैंने आपको बताया था कहीं भी हो सकता है, फर्स्ट कार्बन पे हो सकता है, अगर ऐसा कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो एल्काइल तो नहीं होगा, खैर सेकंड कार्बन पर हो सकता है, या थर्ड पर हो सकता है, फोर्थ पर हो सकता है। तो पोजीशन वेरिएबल थी तो हम उसमें उसकी क्या करते थे, पोजीशन मेंशन करते थे। वैसे ही मल्टीपल बॉन्ड भी कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, उसकी पोजीशन भी कैसी है, वेरिएबल है। तो आपको नाम लिखते वक्त, ये सफिक्स लगाते वक्त, ईन या आइन जो भी आप लगा रहे हो, उसके पहले उसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो सपोज ऐसा कोई आगे, हालांकि अपन एग्जांपल्स ले रहे हैं, स्टिल मैं आपको बता देती हूँ, सपोज ऐसा कोई कंपाउंड आपके सामने आ गया। अब देखो मैंने इसमें चेन सेलेक्ट करी, मैंने इसमें नंबरिंग करी, कहीं से भी कर रहे हो क्योंकि इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, और दोनों साइड से डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, 2 पर। इधर से आ रहा है 2 और 3 के बीच में तो आप 2 मानोगे। इधर से नंबरिंग करके बता देती हूँ, चलो मैं तुमको, इधर से करते तो भी 2 और 3 के बीच में आ रहा है,
तो भी आप क्या मानते, टू मानते, इधर से भी क्या मानते, टू मानते, तो सेम पोजीशन है। तो आपने चेन सिलेक्ट कर ली, आपने नंबरिंग कर ली, लेकिन जब आप इसका नाम लिखोगे तो नाम लिखने में आपको क्या करना है, इसकी पोजीशन बतानी है। भाई प्रीफिक्स तो है नहीं क्योंकि ये अनब्रांच्ड है, तो आप सीधे वर्ड रूट से शुरू कर दोगे, क्या आ जाएगा, ब्यूट, वर्ड रूट लिख दिया। अब आपको क्या लगाना है, इन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, तो ब्यूटीन नहीं लिखना, आपको उसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी कि वो कौन सी पोजीशन पर है, टू। अब ब्यूट के बाद टू लिखना है, यानी वर्ड के बाद नंबर आ रहा है तो टू डैश आ जाएगा, और फिर क्या लिखोगे, इन लिखोगे। ठीक है, तो यहां पर मल्टीपल बॉन्ड, अब देखो इसी में ही, यही मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसी में देखो, मैं इसको ऐसे भी तो बना सकती थी, 4 कार्बन ही रख दूं और डबल बॉन्ड को यहां लगा दूं। अब अगर इसको मैंने यहां लगा दिया, चेन वही रहेगी अपनी, चेन भी चेंज नहीं हो रही इस केस में। ये आपने चेन सिलेक्ट कर ली, लेकिन नंबरिंग आपकी फॉर श्योर यहीं से हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड को क्या मिल रहा है, छोटा नंबर मिल रहा है। उधर से देखोगे तो थर्ड पोजीशन पर आ रहा है, इधर से तो पहली पोजीशन पर आ रहा है, तो नंबरिंग ये हो जाएगी। और इसको क्या लिखोगे, ब्यूट 1 इन, हालांकि जब अगर आप सिर्फ ब्यूटीन भी लिखते हो ना तो भी इट इज कंसिडर्ड टू बी 1। अगर आपने कोई नंबर मेंशन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट इट इज टेकन टू बी एज 1, लेकिन अगर 2 है या कुछ और है तो वो आपको लिखना पड़ेगा। तो देखो चेन सेम रखते हुए हमने मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन क्या कर दी, वैरी कर दी। इसीलिए टू बी ऑन द सेफर साइड आप तो ये आदत डालो कि जब भी इन या आयन वाला केस आएगा तो आपको क्या लिखनी है, उसकी पोजीशन मेंशन करनी है। जो भी सफिक्स है उसके बिल्कुल पहले उसकी क्या कर देनी है, पोजीशन मेंशन कर देनी है। आई होप ये तीनों चीजें समझ में आ गई। थर्ड पॉइंट में मैं लिख देती हूँ। थर्ड पॉइंट में क्या आ जाएगा कि while writing the name, जब आप नाम लिख रहे हो, while writing the name, the position of multiple bond, position of multiple bond, चाहे डबल है चाहे ट्रिपल है, position of multiple bond should be mentioned while writing the IUPAC name of the unsaturated hydrocarbon. The position of the multiple bond should be mentioned before the suffix. जो भी आप इन या आइन लगाने वाले हो उसके पहले आपको उसकी पोजीशन मेंशन करनी है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो दोबारा से बता देती हूँ, चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड हो। जितने ज्यादा कार्बन ले सकते हो उतने कार्बन लो, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड आना ही चाहिए कंपल्सरीली। दूसरी बात, नंबरिंग वहां से करो जहां से मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले। अगर मल्टीपल बॉन्ड को दोनों तरफ से सेम नंबर मिल रहा है तो सब्स्टिट्यूएंट वाले रूल लगाओ। तीसरा, जब आप नाम लिखोगे तो इन या आइन जो भी लिख रहे हो उसके पहले उसकी पोजीशन मेंशन करना जरूरी है, राइट। चलो एक पॉइंट और समझ लो कि सपोज 2 डबल बॉन्ड आ गए, हालांकि ये मैं आपको पहले बता चुकी हूं बट फिर भी बता देती हूँ। सपोज 2 डबल बॉन्ड आ गए, ठीक है, कहीं भी अगर 2 डबल बॉन्ड आ गए तो 2 डबल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स आप यूज करोगे वो क्या आ जाएगा, डाई इन। लेट्स से 3 ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो 3 ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आ जाएगा, ट्राई आइन। तो अगर डबल बॉन्ड रिपीट हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड रिपीट हो रहा है तो इन 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 या आइन आइन आइन, ऐसे बार बार नहीं लिखना है हमको। 2 बार अगर रिपीट हो रहा है तो डाई लगा दो, डाई इन या डाई आइन। 3 बार रिपीट हो रहा है तो ट्राई इन या ट्राई आइन। इस तरीके से टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये प्रीफिक्स आपको यूज करने पड़ेंगे सफिक्स के पहले, पहली चीज। दूसरी चीज, पोजीशन तो बतानी है ना, तो पोजीशन इसके पहले बता दोगे। चलो एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं अपन। सपोज ऐसा कोई कंपाउंड आपने बना दिया, लेट्स से, चलो इसको एक ब्रांच भी डाल देते हैं, एक यहाँ पर आ गया और एक लेट्स से यहाँ पर आ गया, ऐसे कर दिया, ठीक है। तो अभी आपने क्या किया, चेन सिलेक्ट करी। चेन सिलेक्ट करने में मेरा ध्यान पूरा इस वाले डबल बॉन्ड पर, इस वाले डबल बॉन्ड पर है, तो मुझे एक चेन ऐसी लेनी है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आ जाए और ज्यादा से ज्यादा कार्बन इंक्लूड हो जाए। अब मुझे क्या करना था भाई, अब मुझे नंबरिंग करनी थी। तो नंबरिंग करने में देखो, अगर इधर से नंबर करती हूँ, कहाँ से, लेफ्ट टू राइट, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, 1 पर आ रहा है और 5 पर आ रहा है, 1 पर आ रहा है और 5 पर आ रहा है। अगर राइट टू लेफ्ट में नंबरिंग करती हूँ, अगर राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 कहाँ आ रहा है, 1 पर आ रहा है और 5 पर आ रहा है। कहाँ आ रहा है, 1 पर आ रहा है और 5 पर आ रहा है। दोनों तरफ से सेम आ रही है डबल बॉन्ड की पोजीशन। अब किसको देखोगे, सब्स्टिट्यूएंट को देखोगे। तो जहां से सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिल रहा है वो नंबरिंग करेक्ट हो जाएगी। तो सब्स्टिट्यूएंट लेफ्ट टू राइट में तो कहाँ आ रहा है, 4 पर, और राइट टू लेफ्ट में कहाँ आ रहा है, 3 पर। तो 3 वाली नंबरिंग, यानी ये ऑरेंज कलर में जो नंबरिंग लिखी है क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर ये डबल बॉन्ड कहीं और होता, अगर ये डबल बॉन्ड कहीं और होता, सपोज मैंने यहां लगा दिया होता तो बात कुछ और हो जाती, तब डबल बॉन्ड ही डिसाइड कर लेता। ठीक है मेरे बच्चों, तो अब इसमें सपोज हमको नाम लिखना है, तो एक हमारे पास क्या है,
सब्स्टिट्यूएंट, क्या मिथाइल, तो आप पहले मिथाइल लिखोगे उसकी पोजीशन बताते हुए, तो नाम देखो इसका कैसे आ जाएगा, मिथाइल है थर्ड पोजीशन पर, तो 3 मिथाइल लिखा, और कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, होता तो वही सारे रूल लग जाते हैं जो मैंने आपको एल्केन में बताया कि भाई अल्फाबेटिकली उनको अरेंज करो उनके पोजीशन मेंशन करते हुए, तो 3 मिथाइल आ गया। उसके बाद वर्ड रूट 6 के लिए क्या आ जाएगा, हेक्स, 6 के लिए वर्ड रूट क्या आ जाएगा, हेक्स। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, आगे मुझे क्या लिखना है, मुझे ईन लिखना है, लेकिन यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो मुझे क्या लिखना है, डाई ईन लिखना है। ध्यान से समझना है इस बात को, यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो मुझे आगे क्या लिखना है, डाई ईन लिखना है। डाई ईन इज स्टार्टिंग विद डी विच इज अ कॉन्सोनेंट, है ना, कॉन्सोनेंट वॉवल पढ़ते हैं ना, ए ई आई ओ यू तो हो गए वॉवल, बाकी सारे हो गए कॉन्सोनेंट, किसमें, इंग्लिश अल्फाबेट में। जब IUPAC की बात करते हैं तो ए ई आई ओ यू और आइन का ये जो वाई है, आइन का ये जो वाई है, इसको भी हम वॉवल में लेते हैं क्योंकि इसका साउंड हम एल्कवाइन नहीं बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं, आई वाला साउंड आता है, ठीक है। तो इनको छोड़कर, किसको छोड़कर, ए ई आई ओ यू और आइन का वाई, इसको छोड़कर बाकी सारे क्या हैं, हमारे लिए कॉन्सोनेंट्स हैं। तो अगर आगे कॉन्सोनेंट आने वाला है सफिक्स में, आगे अगर कॉन्सोनेंट आने वाला है सफिक्स में, तो आप इसके बाद लगा दोगे ए, तो ये हो जाएगा हेक्सा। अगर आगे ईन आता, अगर मुझे आगे ईन लिखना होता यानी वॉवल लिखना होता, तो ये वाला ए नहीं आता लिखते वक्त, लेकिन आगे मुझे डी लिखना है, डाई ईन लिखना है, तो मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा, तो हेक्स की जगह हो जाएगा हेक्सा। अब पोजीशन क्या है डबल बॉन्ड की, एक 1 पर आ रहा है, एक 5 पर आ रहा है, तो आप लिखोगे 1,5, आगे क्या आ जाएगा, डाई ईन, ये इसका क्या बन जाएगा, नाम बन जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी आपको। पहले हमने लगा दिया क्या, प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट के बेसिस पर, फिर हमने लिखा इसका वर्ड रूट, वर्ड रूट में ये टर्मिनल ए आएगा या नहीं ये डिपेंड करेगा आगे क्या आने वाला है। अगर आगे कॉन्सोनेंट आने वाला है, जैसे सपोज ट्राई आइन लिखते तो भी ए लग जाता, तो अगर आगे कॉन्सोनेंट आने वाला है तो ए आ जाएगा, अगर आगे वॉवल आने वाला है तो ए नहीं लगेगा, ठीक है। पोजीशन तो बतानी ही बतानी है। आई होप ये सारी बातें क्लियर आपको हो गई होंगी। अब कुछ अपन एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप भी अपने लेवल पर कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी डाउट्स आए यू आर ओपन टू पुट देम इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है बच्चों। तो चलो आगे कुछ कंपाउंड्स ले लेते हैं हम, ये राइट तो करते हैं इनका नोमेनक्लेचर। देखो सिंपल से स्टार्ट करते हैं, दिख रहा है कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है। IUPAC ना 10th में बहुत इजी आती है, बहुत इजी कंपाउंड्स देते हैं। बोर्ड्स की अगर मैं बात करूं बहुत इजी नोमेनक्लेचर आता है। मैं आपको थोड़ा सा अप लेवल ही पढ़ा रही हूँ, राइट, ताकि अगर आप किसी ओलंपियाड को फाइट करने वाले हो तो उसमें भी आपको मदद मिल जाएगी। प्लस अगर आप आगे साइंस लेने वाले हो तो 11th में जो आपको IUPAC पढ़नी है, मैं उसका एक हल्का हल्का बेस आपको क्रिएट करके दे रही हूँ ताकि 11th आपको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, राइट। और पूरी ऑर्गेनिक समझने के लिए IUPAC एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है। तो ये आपने क्या किया, अनब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड में पूरी चेन सिलेक्ट हो जाएगी। आपको नंबरिंग करनी किसके बेसिस पर, डबल बॉन्ड के बेसिस पर। जो यहाँ से करोगे तो फर्स्ट नंबर पर ही आ रहा है, तो इस तरीके से इसकी हो जाएगी नंबरिंग। अब कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं तो प्रीफिक्स तो इसमें लगेगा नहीं, सीधे आपको वर्ड रूट से शुरू करना है। वर्ड रूट क्या आ जाएगा 5 के लिए, पेंट। आगे क्या लिखना है आपको, इन, तो ए मैं नहीं लगाऊंगी, फर्स्ट पर आ रहा है तो आप ये लिख दोगे। आप इसको सिंपली ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आदत डालो कि भाई हमें तो पोजीशन बतानी है, ठीक है मेरे बच्चों। चलो नेक्स्ट पर आ जाते हैं। इसमें डबल बॉन्ड ये रहा। अब देखो मेरे करने का तरीका समझो, मैं सबसे पहले डबल बॉन्ड को देख रही हूँ, मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब मल्टीपल बॉन्ड को देख रही हूँ। तो मल्टीपल बॉन्ड ये रहा, मतलब ये तो चेन में आना चाहिए, इसके साथ में जितने कार्बन ले सकती हूँ, तो आप उसमें ये स्ट्रेट चेन भी ले सकते हो तब भी सही होगा, आप ये नीचे भी जा सकते हो तब भी एक ही बात होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। अब डबल बॉन्ड को क्या मिलना चाहिए, छोटा नंबर मिलना चाहिए, तो वो यहाँ से हो जाएगा इस डायरेक्शन में जब नंबरिंग करोगी, क्योंकि उधर से तो वो थर्ड पर आ रहा है, इधर से ये सेकंड पर आ जाएगा, ठीक है। अब अपने पास क्या आ गया, एक प्रीफिक्स आ गया, सब्स्टिट्यूएंट आ गया, कौन सा, मिथाइल, कौन सी पोजीशन पर, 4, तो ये आ जाएगा 4 मिथाइल। और कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, क्या आ जाएगा, पेंट, क्योंकि आगे ई लगाना है, ए नहीं लगाऊंगी, कौन सी पोजीशन आ गई, 2 इन, ये आ जाएगा इसका नाम। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं अपन। देखो नेक्स्ट में क्या है,
नेक्स्ट में सबसे पहले तो ये दिख रहा है मुझे मल्टीपल बॉन्ड, ये तो चेन में इंक्लूड करना है, इसको इंक्लूड करते हुए मैक्सिमम कार्बन। अब देखो समझो बात को, सपोज मैं स्ट्रेट चेन ले लूं, सपोज स्ट्रेट चेन ले लूं तो कितने कार्बन आएंगे 1 2 3 4 5 6। स्ट्रेट चेन लेने से कितने कार्बन आ रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड तो आ गया, 6 कार्बन आ रहे हैं। सपोज मैं स्ट्रेट चेन ना लेकर यहां से शुरू करके यहां चली जाऊं, क्योंकि ये 2 कार्बन है ना, ये 2 कार्बन है। अब आप इसको एक्सपैंड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था CH2 CH3, इसको भी ऐसे लिखा जा सकता था और इसको भी ऐसे लिखा जा सकता था, एक ही बात है, कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी ऐसे लिख देंगे। तो अब देखो चेन कितनी की आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 की चेन आ रही है मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड करते हुए। तो इस केस में हम स्ट्रेट चेन नहीं लेंगे, चेन कौन सी आ जाएगी, ये वाली चेन आ जाएगी जिसमें ज्यादा कार्बन आ रहे हैं और साथ में मल्टीपल बॉन्ड भी इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, अब बात आई नंबरिंग की, तो 1 2 3 4 पर आ रहा है इधर से, 1 2 3 4 पर आ रहा है इधर से, दोनों साइड से आप देखो मल्टीपल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रहा है। तो सब्स्टिट्यूएंट को देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट देखो कहां पर आ रहा है, 1 2 3 पर, एक आ रहा है 3 पर, 4 5 6 पर, तो इधर से आ रहा है एक 3 पर एक 6 पर, इधर से देखोगे ना तो भी वही आएगा 1 2 3 4 5 6। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी इक्विवेलेंट पोजीशन पर है, मल्टीपल बॉन्ड भी इक्विवेलेंट पोजीशन पर है, तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये अलग अलग होते, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, अगर ये अलग अलग होते, एक मिथाइल होता है एक इथाइल, तो जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको छोटा नंबर मिलना है, वो वाला रूल आ जाता है। बट यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पर आ रही है, तो आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो। सपोज हम यहाँ से करते हैं तो यहाँ पर 1 2 कवर हो जाएगा, ये हो गया 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो पहले लिखने हमको सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट दोनों ही क्या है, मिथाइल ग्रुप, तो आप लिखोगे डाइमिथाइल पोजीशन बताते हुए, तो कैसे आ जाएगी देखो पोजीशन, कैसे लिखोगे इसका नाम 3,6, ठीक है 3 6 डाइमिथाइल, सारे सब्स्टिट्यूएंट कवर हो गए। अब आपको लिखना है वर्ड रूट, वर्ड रूट 8 के लिए आएगा ऑक्ट, ठीक है, आगे लिखना है मुझे आयन, तो मैं ऑक्टा नहीं लिखूंगी, तो लिखा ऑक्ट, और पोजीशन क्या है मल्टीपल बॉन्ड की, 4th कार्बन पर है, 4 और 5 के बीच में, तो 4 कंसिडर करोगे, तो 4 आयन, ये आ जाएगा इसका नाम। ठीक है, आई होप रूल क्लियर हो रहे होंगे। चलो देखते हैं कुछ और है क्या हमारे पास, आगे प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब इसमें 2 डबल बॉन्ड आ गए, मेरी नजर दोनों पर गई, इन दोनों को चेन में इंक्लूड करना जरूरी है, कितने भी कार्बन ले लो, तो इन दोनों को इंक्लूड तो एक ही कंडीशन में किया जा सकता है, जब आप स्ट्रेट चेन लो, ये आ जाएगा। अब देखो नंबरिंग कहां से होगी, तो नंबरिंग अगर इधर से करते हैं तो एक मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है 1 पर, 2 3 4 5, दूसरा आ रहा है 4 पर, इधर से करोगे तो भी 1 और 4 पर आएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट को देखो, सब्स्टिट्यूएंट दोनों तरफ से 3 पर आ रहा है, तो किसी भी एंड से आप नंबरिंग कर सकते हो। जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 2 कार्बन का यानी इथाइल है, कौन सी पोजीशन पर है 3, तो ये आ जाएगा 3 इथाइल, कोई और सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, पेंट, क्योंकि आगे डाईइन लिखना है तो पेंटा लिख दूंगी, पोजीशन आ जाएगी 1,4 डाईइन। ठीक है, चलो लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं अपन। इसमें ये रहे मल्टीपल बॉन्ड, इनको चेन में इंक्लूड करना जरूरी है। अगर आप स्ट्रेट चेन लोगे तो दोनों बाहर छूट जाएंगे, अगर आप स्ट्रेट चेन लोगे तो दोनों बाहर छूट जाएंगे, दोनों को इंक्लूड करना है, चेन कितनी भी बड़ी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों को इंक्लूड तो देखो सिर्फ इसी सिचुएशन में किया जा सकता है, राइट। अब नंबरिंग की अपन बात करते हैं, तो देखो नंबरिंग में क्या है, डबल बॉन्ड तो सेम पोजीशन पर आ रहे हैं, इधर से ये 1 पर है, 1 2 3 4, इधर से 1 4, इधर से भी 1 4, तो अब सब्स्टिट्यूएंट को देखो। अब देखो बच्चे बात, सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे तो चलो नंबरिंग कर देती हूँ मैं, सपोज यहां से करते हैं, है ना, तो ये आ गया 1, ये 2 3 4 5, है ना। तो आपका जो मल्टीपल बॉन्ड है, जो मल्टीपल बॉन्ड है वो मल्टीपल बॉन्ड्स आ रहे हैं 1 और 4 पर, ठीक है, और सब्स्टिट्यूएंट्स, जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो एक आ रहा है 2 पर, 2 आ रहे हैं 3 पर और एक आ रहा है 4 पर, ठीक है। चलो दूसरे एंड से नंबरिंग करके देखते हैं, तो अगर यहां से करते हैं तो ये आ गया 1, ये आ गया 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। अब देखो इस केस में जो मल्टीपल बॉन्ड है वो किस पर आ रहा है, 1 पर आ रहा है और 4 पर आ रहा है, ये मैंने आपसे बोला कि मल्टीपल बॉन्ड पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं
तो इस एंड से सब्स्टिट्यूएंट्स कहां पर आ रहे हैं, देखो एक आ रहा है कहां 2 पे, 2 आ रहे हैं कहां 3 पे, और एक आ रहा है 4 पर। सेट ऑफ लोकेंट सेम है, पर क्या सारे सब्स्टिट्यूएंट्स भी सेम है? नहीं। तो ये तो है मिथाइल, ये भी है मिथाइल, ये भी है मिथाइल, लेकिन ये है प्रोपाइल, है ना। तो अब जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको छोटा नंबर मिलना चाहिए। अल्फाबेटिकल कैसे कंपेयर करोगे, एम और पी को कंपेयर करोगे, हालांकि लिखोगे ट्राई मिथाइल, कल भी मतलब पिछली बारी वीडियो में भी बताया था कि ट्राई मिथाइल में टी कंसिडर नहीं होगा, एम कंसिडर होगा, ठीक है। तो ये आ गए क्या, मिथाइल और पी, पहले कौन आता है, एम आता है पहले। तो आपको वो नंबरिंग सिलेक्ट करनी है जिसमें एम वाला पहले आ रहा हो, यानी ये वाली नंबरिंग, क्योंकि यहाँ पर एम आ गया 2 पे, यहाँ पर पी आ रहा है 2 पे, तो जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो ये येलो वाली जो नंबरिंग है ये करेक्ट हो जाएगी, पिंक वाली गलत हो जाएगी। और इसका नाम अगर हम लिखें तो नाम क्या आ जाएगा, देखो येलो वाली नंबरिंग को फॉलो करना, लिखने में अल्फाबेटिकली जो पहले आता है वो लिखा भी पहले जाएगा। तो आपको लिखना है ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल कहाँ आ रहा है, 2 पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है, तो 2 3 3 ट्राई मिथाइल। आगे क्या लिखना है, प्रोपाइल, प्रोपाइल की पोजीशन क्या है भाई, अच्छा पिंक वाली आपकी नंबरिंग करेक्ट होगी ना, पिंक वाली आपकी नंबरिंग करेक्ट हो जाएगी। मिथाइल 2 पर आ रहा है इधर से, तो ये पिंक वाली नंबरिंग करेक्ट हो जाएगी, है ना। चलो एक बार और इसको कर लेते हैं, कलर्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। यहां पर आ रहा है, ये कर लेते हैं, देखो ये हो गया 2 3 3 4, ठीक है। अब मिथाइल कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है ये 2, पिंक वाली नंबरिंग मेरे बच्चों करेक्ट हो जाएगी। यहां पर 2 पर आ रहा है मिथाइल, 3 पर आ रहा है मिथाइल, 3 पर आ रहा है मिथाइल, और 4 पर आ रहा है प्रोपाइल, है ना। और यहां पर क्या आ रहा है, 2 पर आ रहा है प्रोपाइल। तो जो अल्फाबेटिकली पहले आता है वो पहले नंबरिंग वाइज भी पहले आना चाहिए। तो आपकी ये पिंक वाली जो नंबरिंग है ये करेक्ट हो जाएगी। तो नाम आपका आ जाएगा क्या, आपका मतलब इस कंपाउंड का नाम आ जाएगा क्या, 2 3 3 क्या, ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। प्रोपाइल कहाँ आ रहा है, 4 पर आ रहा है, 4 प्रोपाइल। सारे सब्स्टिट्यूएंट्स कवर हो गए, कोई और सब्स्टिट्यूएंट नहीं बचा। अब आप वर्ड रूट लगाओगे क्या, 5 के लिए लगाना है पेंट, लेकिन डाईइन लिखना है तो लिखेंगे पेंटा, पेंटा, और 1 4 डाईइन, ये आ जाएगा इसका नाम, राइट। कुछ केसेस ऐसे भी आएंगे जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं, आते हैं, एल्कीनाइंस उनका अपन नाम रखते हैं, डबल बॉन्ड को इसमें अपन प्रायोरिटी पर रखते हैं, पर वो 10 स्टैंडर्ड के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर सपोज आप की क्लास में ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको पढ़ाया गया है, उसमें आपको कोई डाउट है, या आपने किसी बुक में पढ़ा उसमें आपको कोई डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं वो डाउट आपका कंसिडर करके आपको बता दूंगी जो भी आप डाउट पूछेंगे। बट वैसे हमें एल्कीनाइन वाला केस पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये भी मैंने बच्चों थोड़ा सा अप लेवल ही पढ़ाया है, अपने आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको जो भी एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइंस पढ़ाया है उसकी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करवाऊंगी, और उसके आगे फिर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, उसके नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। तो इस वीडियो को दोबारा अच्छे से देखिएगा, अच्छे से अपने नोट्स बनाइएगा, जो भी डाउट आपको आए कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की, राइट गाइज। तो तब तक पढ़ते रहिए, अपना फीडबैक, प्यार, गुस्सा जो भी है कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।